नमस्कार। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो है मुल्क राज आनंद की खोया हुआ बच्चा। हम में से शायद ज्यादातर लोगों ने इसे स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसकी परतों के नीचे उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारी कोशिश कहानी दोहराने की नहीं है, बल्कि उस बच्चे के मन की दुनिया में झांकने की है। हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मेले में खो जाने की घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसानी मनोविज्ञान का एक जीता जागता प्रयोग है। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे की इच्छाएं, उसका डर और उसकी जरूरतें। वसंत का मौसम है और लोगों की एक भारी भीड़ मेले की ओर जा रही है। इसी भीड़ में एक छोटा बच्चा है अपने माता पिता के साथ, और उसकी दुनिया अभी बहुत खुशगवार है। हाँ, जीवन और खुशी से भरी हुई। उसका पहला ध्यान जाता है खिलौनों की एक दुकान पर। वो रुक जाता है, एक खिलौना मांगता है, मुझे वो खिलौना चाहिए। और उसे जवाब में क्या मिलता है? पिता की वो जानी पहचानी लाल आंखों वाली डांट। हाँ, वो इनकार जिससे वो पहले से ही वाकिफ है। और माँ का तरीका हमेशा की तरह कोमल है। वो उसका ध्यान भटका देती हैं। और ये बहुत दिलचस्प है ना। यहाँ जो पारिवारिक समीकरण है वो काफी साफ है। पिता अनुशासन है, माँ ममता। सही। लेकिन मुझे यहाँ एक और बात नजर आती है। क्या माँ का ध्यान भटकाना सिर्फ एक प्यार भरा तरीका है, या फिर ये बच्चे को अपनी इच्छाओं को दबाने और उनसे ध्यान हटाने का पहला सबक भी है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चा वाकई में खिलौने को भूलकर माँ की दिखाई चीज में खो जाता है। और वो चीज है एक खूबसूरत सरसों का खेत। लेखक ने क्या कमाल का वर्णन किया है। हाँ, पिघले सोने जैसा। पिघले सोने जैसा मीलों तक फैला हुआ खेत, और बच्चा उसमें मौजूद तितलियों और पतंगों के पीछे भागने लगता है। उसे प्रगति में एक शुद्ध आनंद मिल रहा है, जो किसी भी खरीदे हुए खिलौने से कहीं ज्यादा है। और ये बहुत जरूरी है। मेले के जो बनावटी आकर्षण हैं, उन तक पहुंचने से पहले बच्चा प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों में पूरी तरह डूबा हुआ है। हाँ। जो उसकी मासूमियत को दिखाता है, लेकिन साथ ही एक आधार रेखा भी तय करता है कि उसकी खुशी का पैमाना क्या है। उसकी खुशी अभी बहुत सरल है। उन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो मेले में कदम रखते हैं, ये सब बदल जाता है। अब वो प्रलोभनों की एक नई दुनिया में है। एक के बाद एक चीजें उसे अपनी ओर खींचती हैं। मिठाई वाला, गुब्बारे वाला, फिर वो सपेरा। और हर बार एक ही पैटर्न दोहराया जाता है। हाँ, वो कुछ चाहता है, लेकिन मांगने से पहले ही खुद को रोक लेता है। और ये पैटर्न ही इस कहानी का मनोवैज्ञानिक दिल है। ये सिर्फ बच्चे के चाहने और ना मिलने की बात नहीं है। वो हर बार अपने दिमाग में एक जटिल गणना कर रहा है। गणना? कैसी गणना? वो पहले से ही अनुमान लगा रहा है कि उसके माता पिता क्या जवाब देंगे। जैसे अगर मैंने बर्फी मांगी तो वे मुझे लालची कहेंगे। अच्छा। अगर मैंने गुब्बारे मांगे तो वे कहेंगे कि मैं इनसे खेलने के लिए अब बहुत बड़ा हो गया हूँ। सही कहा। वो उनके इनकार करने के तरीके को भी जानता है। सपेरे का संगीत उसे खींचता है, पर वो जानता है कि उसके माता पिता इस देहाती संगीत को पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। नहीं, ये उनकी पसंद, उनके सामाजिक दर्जे और उनकी सोच से भी जुड़ा है। असल में बच्चा निराशा के दर्द से बचने के लिए अपनी भावनाओं को खुद ही नियंत्रित करना सीख रहा है। अपनी इच्छाओं को जाहिर करने से पहले ही उन्हें दबा देना। हाँ, इसे हम सीखा हुआ भावनात्मक आत्मनियमन कह सकते हैं। वो इनकार सुनने की तकलीफ से बचना चाहता है। ये एक बच्चे के लिए काफी परिपक्व व्यवहार है ना? बहुत। पर ये आत्मनियंत्रण एक जगह आकर टूट जाता है। गोल झूला। गोल झूला। जब वो लोगों को उस झूले पर हंसते चिल्लाते हुए घूमते देखता है, तो उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। इस बार वो थोड़ी जिद करते हुए कहता है, माँ, बाबूजी, मुझे उस घेरे में घूमना है, जाने दो ना। और यही कहानी का वो मोड़ है जहाँ उसकी इच्छा उसके सीखे हुए नियंत्रण पर हावी हो जाती है। हाँ, और यही पल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब वो अपनी ये दुर्लभ जिद जाहिर करने के बाद जवाब के लिए पलटता है, तो वहाँ कोई नहीं होता। कोई नहीं। एक पल की खामोशी और फिर दहशत। कहानी का माहौल एक झटके में बदल जाता है। बिल्कुल। लेखक लिखते हैं, उसके सूखे गले से पूरे जोर की रुलाई फूट पड़ी। वो बेतहाशा इधर उधर भागता है, उसकी पगड़ी खुल जाती है, कपड़े मैले हो जाते हैं। वो रंगीन खुशियों से भरा मेला अचानक एक डरावना, कुचल देने वाला जंगल बन जाता है। यहाँ जो हो रहा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा है। आपने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में सुना होगा। हाँ, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। ये उसका एक सटीक और कट्ठा प्रदर्शन है। कुछ पल पहले तक बच्चा पदानुक्रम के ऊपरी स्तरों पर था। वो खिलौनों और मिठाइयों की इच्छा कर रहा था जो खुशी से जुड़ी हैं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके माता पिता वहाँ नहीं है, वो एक सेकंड में उस पदानुक्रम के सबसे निचले और सबसे बुनियादी स्तर पर आ गिरता है, सुरक्षा और सलामती। अच्छा। उस पल में बाकी सारी ऊपरी जरूरतें, खिलौने, झूले, मिठाई, वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती हैं। जब हमारी बुनियादी सुरक्षा ही खतरे में हो तो बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। और ये खतरा बहुत वास्तविक है। वो एक मजार के पास की भारी भीड़ में लगभग कुचल जाता। वो अपनी पूरी ताकत से चीखता है, माँ, बाबूजी, और तभी एक अजनबी आदमी उसे भीड़ से उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। हाँ, अब एक बाहरी शक्ति, समाज का एक प्रतिनिधि बच्चे की दुनिया में प्रवेश करता है, और वो वही करने की
की कोशिश करता है जो कोई भी समझदार व्यक्ति करेगा। बच्चे को बहलाने की कोशिश। हाँ, उसे वो चीजें देला जो आमतौर पर बच्चों को खुश करती हैं। और विलंबना देखिए, वो आदमी उसे चुप कराने के लिए ठीक उन्हीं चीजों की पेशकश करता है जिन्हें बच्चा कुछ देर पहले तक इतनी शिद्दत से चाह रहा था। बिल्कुल। वो उसे सबसे पहले उसी गोल झूले के पास ले जाता है, पूछता है क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे? अब तो बच्चे को वो चीज मिल रही है जिसके लिए उसने पहले बार जिद की थी। पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वो और जोर से चीखता है। और जोर से चीखता है। जिस झूले को वो इतनी हसरत से देख रहा था, अब वो उसके डर को और बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उस झूले का आकर्षण उसके माता पिता की मौजूदगी से जुड़ा था। अच्छा। वो उस झूले का आनंद उनके साथ उनकी सुरक्षित निगरानी में लेना चाहता था। उनके बिना वही झूला भी खतरा है। तो मतलब उन चीजों का अपना कोई मूल्य था ही नहीं, उनका मूल्य उस सुरक्षा के एहसास से आ रहा था। बिल्कुल। उन सभी इच्छाओं का मूल्य अब शून्य हो चुका है। संदर्भ ही सब कुछ है। उस बच्चे के लिए बर्फी का स्वाद, गुब्बारों के रंग, इन सब का वजूद उसके माता पिता के होने से था। उनके बिना ये सब सिर्फ शोर और बेमतलब की चीजें हैं। और ये सिलसिला जारी रहता है। वो आदमी उसे सपेरे के पास ले जाता है, लेकिन बच्चा अपने कानों में उंगलियां ठूस लेता है। वो उसे सतरंगी गुब्बारे दिखाता है, पर बच्चा उनसे नजरें फेर लेता है, खूबसूरत फूलों के हार की तरफ देखता भी नहीं। हर एक इनकार इस बात को और पुख्ता कर रहा है कि उसकी दुनिया अब सिमटकर सिर्फ एक जरूरत पर आ गई है। ये एक आदिम पुकार है जो बाकी सभी इच्छाओं को खारिज कर देती है। और फिर आता है अंतिम परीक्षण। वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले जाता है और उसकी पसंदीदा बर्फी की पेशकश करता है। वही बर्फी जिसे देखकर कुछ देर पहले उसके मुंह में पानी आ गया था। और बच्चा उसे देखकर भी मुंह फेर लेता है और सिसकते हुए बस एक ही बात दोहराता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है मेरे ख्याल से। ये दिखाता है कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कितनी नाजुक और अस्थायी होती हैं। वे सुरक्षा और अपनेपन की बुनियाद पर टिकी होती हैं। जब वो बुनियाद ही हिल जाती है तो पूरी इमारत ढह जाती है। वो आदमी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसकी असल जरूरत को उसे समझ ही नहीं पा रहा। बच्चे को अब चीजें नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे अपने लोग चाहिए। तो इस पूरी यात्रा में हमने बच्चे को शुद्ध आनंद से तीव्र इच्छा, फिर चरम दहशत और अंत में एक ऐसी अवस्था में देखा जहाँ सिर्फ एक ही पुकार बची है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ। लेखक हमें ये नहीं बताते कि बच्चा अपने माता पिता से मिलता है या नहीं। ये एक तरह से अधूरा लगता है। इसका क्या मकसद हो सकता है? मेरे ख्याल से कहानी को अधूरा छोड़ना ही उसे पूरा करता है। अच्छा। हाँ, अगर लेखक हमें बता देता कि बच्चा मिल गया तो ये कहानी सिर्फ एक घटना बनकर रह जाती जिसका एक सुखद अंत हुआ। लेकिन इसे उस तड़प और उस पुकार पर खत्म करके मुल्क राज आनंद हमारा ध्यान नतीजे से हटाकर उस एहसास पर केंद्रित कर देते हैं। मतलब असल मुद्दा मिलना या न मिलना नहीं है, बल्कि उस खो जाने के पल में जो सच सामने आया वो है। हाँ बिल्कुल। वो सच ये है कि हमारे जीवन में चीजों का आकर्षण अस्थायी है, लेकिन सुरक्षा और अपनेपन की जरूरत वो स्थायी और मौलिक है। कहानी का अंत उस बच्चे की खोज के बारे में नहीं है। तो किसके बारे में है? ये उस बुनियादी मानवीय सत्य की खोज के बारे में है। वो आखिरी बार बार दोहराई जाने वाली चीख, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए, वही कहानी का सार है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि कैसे एक संकट का क्षण हमारी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से साफ कर देता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? सिर्फ अलग होने का दिखावा करती हैं, पर असल में वो जुड़ी हमेशा रहती हैं। ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है।